हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश का अध्ययन हमने शुरू कर दिया है, उत्तर प्रदेश बोर्ड की पढ़ाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश बोर्ड का कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान में भूगोल हमारा विषय है, जिसकी शुरुआत मैं कर चुका हूँ। भूगोल की किताब का नाम है दोस्तों पृथ्वी और हमारा जीवन। पृथ्वी और हमारा जीवन के अंतर्गत हम लोग अध्याय नंबर 2 कर रहे हैं। अध्याय नंबर 2 यानी पाठ नंबर 2 का नाम है भारत में कृषि और सिंचाई। तो आइए बात करते हैं आज हम उस सॉल्यूशन की जो आपके पाठ 2 के बाद पूछे गए प्रश्न हैं। तो जो भी प्रश्न पार्ट 2 के बाद पूछे गए हैं उनका उत्तर आज हम लोग जानेंगे, जिसको हमने नाम दिया है बिहार बोर्ड सॉल्यूशन। तो बिहार बोर्ड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो हमें सॉल्व करना है, जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में पूछे गए। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की, एक एक चीज समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। दोस्तों, आप चाहे तो हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर सारे वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। तो सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं, तो इसका लाभ उठाएं, अपने दोस्तों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा यूपी बोर्ड वाले अपने जितने मित्र हैं उनको बताएं कि भाई आ गया है मैग्नेट ब्रेन्स पर यूपी बोर्ड, वो भी बिल्कुल फ्री, कक्षा 8वीं। निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि में क्या अंतर है? दो कृषि है, एक होती है निर्वाह कृषि। निर्वाह का मतलब क्या होता है? जीवन निर्वाह का मतलब हुआ केवल जीने के लिए, जीने के उद्देश्य से खेती की जाती है, जिसका मेन उद्देश्य केवल जीवन व्यापन करना हो, ऐसी खेती को निर्वाह कृषि कहते हैं। और इसमें साल में एक ही बार खेती होती है और घर के लोग ही अलग से मजदूर नहीं होते हैं, आधुनिक बिल्कुल भी नहीं होती है। इसमें पारंपरिक कृषि यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे खुरपी, कुदाल, कुदाली जो भी इस्तेमाल होते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल होता है और उन्हीं से खेती की जाती है, हल से, बेलों से खेती की जाती है। इसे निर्वाह कृषि कहते हैं। तो निर्वाह कृषि का तो सीधा सिंपल सा फंडा भाई, ऐसी कृषि जो केवल जीवन निर्वाह के उद्देश्य से की जाती है, जिसका उद्देश्य बाजार में बेच के लाभ कमाना नहीं, जिसमें परिवार के लोग ही काम करते हैं और ज़्यादा श्रम शक्ति का इस्तेमाल भी नहीं होता है और आधुनिक कृषि यंत्रों का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं होता है। यह पारंपरिक खेती का प्रकार, और साल में एक ही बार फसल उगाई जाती है इसी खेती में, क्योंकि सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है ना। और दूसरी होती है कि व्यापारिक कृषि। व्यापारिक कृषि में ऐसी फसलों का उत्पादन करना, ऐसी फसलों का उत्पादन करना जिसे बाजार में बेचकर लाभ कमाया जा सके, बाजार में बेचकर लाभ कमाया जा सके। जैसे नगदी जो फसलें होती है वो व्यापारिक फसलें ही होती हैं, जैसे आपका कपास हो गया, गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, ये नगदी व्यापारिक फसलों में आती है। मखाना की खेती भी जो इसी में आती है, जैसा कि बिहार में वाणिज्यिक खेती के अंतर्गत जोड़ा जाता है इसको। तो दोनों खेती है। और वैसे भी व्यापारिक खेती को तो कृषि विशिष्टीकरण के नाम से भी रखा गया है, अपनी किताब में लिखा, बाकायदा आप पढ़ सकते हैं। जो कृषि केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। और ये चाहे तो लिख सकते हैं, यह पारंपरिक कृषि का उदाहरण है, पारंपरिक कृषि का उदाहरण है, ये भी तो लिख सकते हैं। और जिस कृषि का मुख्य उद्देश्य बाजार में फसल बेचना है उसे व्यापारिक कृषि कहते हैं। इसे फसल विशिष्टीकरण भी कहते हैं। जैसे कौन कौन सी फसलें, जैसे चाहे तो आप लिख सकते हैं गन्ना, जैसे आप चाहे लिख सकते हैं कपास, जैसे तंबाकू है ना, चाय, मखाना आदि फसलें, ये जो है ये व्यापारिक फसलें व्यापार के उद्देश्य से उगाई जाती है। तो बहुत सिंपल सा एक आपका क्वेश्चन का उत्तर हो गया है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। हमारा प्रश्न क्रमांक 2 है, चावल के उत्पादन के लिए किस प्रकार की जलवायु होना चाहिए? चावल का अगर उत्पादन करना है तो जलवायु कैसी होना चाहिए? देखिए, चावल के बुआई और कटाई के समय अलग अलग जलवायु होनी चाहिए, लेकिन भारत में चावल कहाँ ज़्यादा होता है ये सोचने वाली बात है। भारत में चावल सबसे ज़्यादा होता है पश्चिम बंगाल में, उसके अलावा बिहार में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है,
छत्तीसगढ़ में होता है। तो यहाँ पर चावल हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर चावल की जो जलवायु वो कैसी होती होगी। तो हमारे देश की जो टोटल जलवायु, ज़्यादातर राज्यों में चावल होता है, तो हमारी जो जलवायु है वो नम जलवायु है, मानसूनी जलवायु है। तो इसके लिए कैसी चली चाहिए, चावल के उत्पादन के लिए मानसूनी जलवायु होना चाहिए। चावल की फसल को एक गर्म और नम जलवायु की ज़रूरत होती है। चावल की फसल वैसे भी खरीफ की फसल होती है। खरीफ की फसल मतलब जून जुलाई की, और जून जुलाई में काफ़ी टेम्परेचर हाई होता है, तो गर्म और नम जलवायु होनी चाहिए। यह सबसे अच्छा उच्च नमी या लंबे समय तक धूप और पानी की आश्वस्त आपूर्ति वाले क्षेत्रों के लिए अनुकूल है। मतलब इसके लिए धूप भी चाहिए, पानी की मात्रा भी ज़्यादा चाहिए, लंबे समय के लिए पानी की मात्रा चाहिए, तो उन क्षेत्रों में ये उगता है। और फसल की जीवन अवधि के दौरान आवश्यक और औसत तापमान 21 डिग्री से 42 डिग्री के बीच होना चाहिए। जब तक फसल पक नहीं जाती तब तक 21 से 42 के बीच में तापमान होना चाहिए। इतना तापमान रहता है तो चावल की खेती बहुत अच्छी होती है। इसलिए ये ध्यान रखना कि चावल को उच्च तापमान चाहिए, चावल के लिए सबसे ज़्यादा पानी चाहिए। यहाँ तक कि चावल के खेतों में तो शुरुआत में जब चावल लगाए जाते हैं तो खेतों को पूरा पानी से ढक दिया जाता है, भरा होता है पानी, पानी निकालते नहीं खेतों में से। और ये भी ध्यान रखना है, चावल के खेतों में सबसे ज़्यादा मीथेन गैस बनती है, क्योंकि मीथेन गैस दलदल में जनरेट होती है और चावल में इस तरह की कंडीशन बन ही जाती है। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य कपास उत्पादक राज्यों के नाम लिखो। देखिए, कपास वहाँ उत्पादित किया जाएगा जहाँ पर काली मिट्टी सबसे ज़्यादा होगी। काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में ही कपास का उत्पादन ज़्यादा होता है। कपास का उत्पादन वहाँ ज़्यादा होगा जहाँ पर नम जलवायु होगी, नम जलवायु, जहाँ पर जलवायु क्या होनी चाहिए, नम जलवायु होगी। तो नम जलवायु वाले क्षेत्र में भी चावल की कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। नमी अगर नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये पड़ेगा आपका गुजरात वाले रीजन में, काली मिट्टी सबसे ज़्यादा है, तो गुजरात में सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर कपास होते हैं। और दूसरा जो राज्य है आपका महाराष्ट्र, ये सबसे बड़े बड़े राज्य है आपके कपास की खेती के, गुजरात और महाराष्ट्र, क्योंकि इन्हीं दोनों जगहों पर सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। और इन्हीं दोनों जगहों पर, महाराष्ट्र और गुजरात दोनों ही राज्यों में सबसे ज़्यादा कपड़े का उत्पादन होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया की में बड़ी बड़ी दुनिया की इंडस्ट्रीज़ में नाम आता है। मैनचेस्टर कहा जाता है गुजरात को, तो अहमदाबाद को। तो यहाँ पर इतने सारे क्यों होते हैं, क्योंकि काली मिट्टी भी है, नम जलवायु भी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी होता है, मध्य प्रदेश में भी उसी प्रकार की जलवायु है। तो आपको इस तरह से बताना है कि जहाँ पर उगता है तो क्यों उगेगा। तो ये 3 राज्य बड़े इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी राज्य है, कर्नाटक में उगता है, हरियाणा में उगता है, यहाँ भी तो उगता है। तो अगर हम बात करें कपास का उत्पादन, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश 3 सबसे मेन, बाकी पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक और हरियाणा राज्यों में भी होता है। तो आप बस इतना लिखिएगा कि कपास की अच्छी फसल के उत्पादन के लिए काली मिट्टी और नम जलवायु की आवश्यकता होती है, जो भारत के महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब जैसे राज्यों में है। इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। और मैं आपको बता दूँ अगर कपास के बारे में खास बात, कि कपास भारत की पहली बीटी कॉटन, भारत की पहली जीएम फसल है, भारत की प्रथम जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड, प्रथम जीएम फसल है। जीएम फसल बोलते हैं इसको, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है भारत की सबसे पहली। तो ये ध्यान रखना, बीटी कॉटन के नाम से। बीटी का फुल फॉर्म भी है दोस्तों, आप चाहे तो इसका पूरा नाम लिख सकते हैं या सर्च कर सकते हैं। इसका आपको पूरा नाम मिलेगा बेसिलस थ्रियोनजियोसिस। बेसिलस थ्रियोनजियोसिस एक बैक्टीरिया का नाम है, जीवाणु का नाम है, जो कॉटन की फसल को खाने वाले कीटों की लार में जमा हो जाता है। और वो क्या करता है, जैसे ही लार में जो लार जो होती है उससे ही कांटेक्ट में आता है, तो वो जो बैक्टीरिया इसके अंदर डाला जाता है वो एक्टिव हो जाता है, जहर होता है एक तरह का वो, तो उस जहर से उसकी डेथ हो जाती है कीट की, और इसी वजह से कीटों से बचाया जा सकता है। और ये बीटी और एक तरह का जहर ही होता है, तो लेकिन हम लोग इसको खाते नहीं है कॉटन को, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। गेहूँ, चावल जैसी फसलों में ऐसे कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी कॉटन, बीटी फसल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमें ही मार डालेगी ना, क्योंकि हम उसको खाते हैं। तो जैसे कीट को मार दिया वैसे इंसानों के लिए नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए ऐसी फसलों के लिए उपयुक्त है जो खाते नहीं है, जैसे कॉटन। तो ध्यान रखना, बीटी कॉटन भारत की पहली जीएम फसल है। भारत में चकबंदी से क्या लाभ होते हैं? चकबंदी क्या है पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ। ये चकबंदी क्या होता है, अलग अलग बिखरे हुए खेतों को एक जगह इकट्ठा कर देना ही
चकबंदी कहलाता है। जैसे एक किसान के ये 5 खेत है जो छोटे छोटे टुकड़े अलग अलग है, बहुत दूर दूर हैं, बीच में दूसरे लोगों के खेत भी है। तो सरकार क्या करती है कि इस व्यक्ति को समस्या ना हो इसलिए बिखरे खेतों के लिए फ़ायदा ये करवाती है कि जो दूसरे किसान है उनसे बात कर लेती है। जैसे इस किसान के पास में दूसरा किसान है, उसका भी इतना ही बड़ा खेत है, तो उस किसान को ये खेत दे दिया और इस किसान का ये खेत इस किसान को बांट दिया। ऐसे यहाँ पर जिन भी किसानों के यहाँ खेत है आसपास इनको खेत दे दिया, जिससे इसका एक बड़ा सा खेत बन गया ताकि इसके 5 खेत एक साथ आ गए। बिखरे खेत को एक साथ जमाना चकबंदी कहलाती है। अब जब ये चकबंदी आपको समझ में आ गई तो यहाँ जरूर समझ में आ गई चकबंदी से लाभ क्या होंगे। आप भी बता सकते हैं दोस्तों लाभ क्या होंगे, आप खुद देखिए ना। जब इतनी सारी अलग अलग खेतों को एक साथ इकट्ठा कर दिया सरकार की हेल्प से हो गया ये, तो उसको फायदा क्या होगा? फायदा होगा उसके टाइम की बचत होगी। फायदा ये होगा कि उसको लागत कम लगेगी, मेहनत कम लगेगी और उसको अलग अलग जगह जाने में जो समस्या हो रही थी वो भी समस्या खत्म हो जाएगी। उसकी उपज भी बढ़ सकती है क्योंकि इतने सारे खेतों में अलग अलग रहेंगे तो अलग अलग मेड़ के लिए जो ज़मीन जाएगी वो अलग जा सकती है। तो प्रोडक्टिविटी में कहीं ना कहीं फ़ायदा हो सकता है उसको। तो क्या क्या फ़ायदा होगा? किसानों की बिखरी ज़मीन एक स्थान पर हुई है, इससे एक स्थान पर हो जाती है। दूसरा, किसानों को समय की बचत होगी, बिल्कुल बचत होगी। तीसरा, किसान आसानी से बुआई कर सकता है, जुताई कर सकता है, सिंचाई कर सकता है, ये सारे काम हो सकता है और पैदावार में भी वृद्धि होगी क्योंकि उसका सारा दिमाग एक ही खेत में लगेगा। तो चकबंदी के फायदे हैं और चकबंदी बहुत बड़ी समस्या है किसानों की। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, नॉर्थ के बहुत सारे राज्यों में, इवन ज़्यादातर भारत के सभी राज्यों में ये समस्या आज भी है। छोटे छोटे खेतों की समस्या है लेकिन लोगों को अभी भी नहीं पता कि इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सरकार इसको कर सकती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हरित क्रांति क्या है और इसके प्रभावों को लिखिए। तो हरित क्रांति आई कब थी? तो मैं बता दूं 1966-1967 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति की शुरुआत इसलिए हुई थी क्योंकि भारत खाद्यान्न पर आत्मनिर्भरता चाहता था। खाद्यान्न पर हमारी आत्मनिर्भरता चाहिए थी। गेहूं और चावल जो है इसको लेकर हम लोग थोड़े से ज़्यादा सजग हो गए थे क्योंकि हमारे पास गेहूं इतने नहीं थे कि हम लोग खुद का जो काम निकाल सके। गेहूं हमें मंगाने पड़ रहे थे, बाहर से मंगवाए गए। तो सोचो, तो इंदिरा गांधी की सरकार ने 1967 वाले साल में ये किया कि एक व्यक्ति थे जिनकी सहायता से, उनका नाम था MS स्वामीनाथन। ध्यान रखना, इनका नाम जरूर ध्यान रखना, MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। इनको भारत की हरित क्रांति का जनक कहते हैं। ये स्वामीनाथन साहब इंस्पायर्ड थे किससे? मैक्सिको में उस समय एक रिवॉल्यूशन आ रहा था। मैक्सिको में उस समय एक खेती का प्रोग्राम चल रहा था जिसको हेड कर रहे थे नॉर्मन बोरलॉग। तो मैक्सिको में उस समय हरित क्रांति हो चुकी थी और उसको देख रहे थे कौन? नॉर्मन बोरलॉग। इन्होंने ऐसी फसल उगाई थी कि खेती की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देती। तो MS स्वामीनाथन इनसे इंस्पायर्ड हो गए, नॉर्मन बोरलॉग से। इन्होंने भी गेहूं और चावल की किस्म तैयार की, दोनों की अच्छी उन्नत किस्म तैयार की, बीजों को तैयार किया और उन बीजों की खासियत ये थी कि बीजों को कीटों से बचाया जा सकता था। वो बीजों में इतनी क्वालिटी थी और पुराने जो बीज थे उनसे कई गुना उत्पादकता दे सकती थी। इसलिए पहली बार जब बोया गया था तो 2.5 गुना उत्पादकता मिली थी और लगातार कई साल तक हमको मिलती रही। आज भी हमारे देश में पंजाब, हरियाणा में बहुत ज़्यादा उत्पादन इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ पर उन्नत बीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो कृषि में उत्पादन में तीव्र वृद्धि में आने वाली जो क्रांति, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हरित क्रांति बोलते हैं। इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं कि भाई इसमें खाद का इस्तेमाल शुरू किया गया, केमिकल का इस्तेमाल शुरू किया गया, जैविक खाद का इस्तेमाल शुरू किया गया, कृषि का आधुनिकीकरण किया गया। ये सारी चीज़ें हुई तब जाकर के खेती जो हमारी पूरी बदली थी और इसमें जो बदलाव है उसी को हम हरित क्रांति कहते हैं। क्रांति का मतलब होता है जो पुरानी पद्धति को बदल के नई पद्धति ले आए, नया पुराना सिस्टम चेंज होकर नया सिस्टम आ जाए, वही क्रांति है। तो 1966-1967 में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन्नत किस्म के बीज, खाद, सिंचाई और आधुनिक यंत्रों का उपयोग द्वारा कृषि की उपज में तीव्र गति से वृद्धि करना था। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या था? उन्नत किस्म के बीज, खाद, सिंचाई, आधुनिक यंत्रों के प्रयोग द्वारा कृषि उपज में तीव्र गति से वृद्धि करना था और इसे ही हरित क्रांति कहा गया। भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन साहब ने भारत में हरित क्रांति को जन्म दिया था। इन्होंने
मैक्सिको में हो रहे ग्रीन रिवोल्यूशन से इंस्पायर्ड होकर वहाँ के नॉर्मन बोरलॉग साहब से इन्होंने प्रेरित होकर भारत में इसका शुभारंभ किया था और इससे गेहूं और चावल की फसलों में लगभग 2.5 गुना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिली थी। और HYV सीड्स का इस्तेमाल किया गया था, हाई यील्डेड वेराइटी सीड्स। उत्तर प्रदेश में भी हरित क्रांति हुई थी दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इन 3 राज्यों तक सीमित थी, बाकी राज्यों तक पहुंची भी नहीं वो। हरित क्रांति का प्रभाव स्वरूप अधिक उपज के लिए सुधरे हुए उन्नत बीजों का प्रयोग होने लगा। अच्छे बीज जिसका नाम था HYV सीड्स, इसी को हम लोग बोलते थे उन्नत बीज। लेकिन इनकी खासियत तो थी कि अच्छी उपज देंगे, लेकिन एक कमजोरी भी ये थी कि इन्हें दोबारा उगा नहीं सकते आप, अगली बार आपको फिर खरीदना पड़ेगा। ये प्रयोगशाला में बनते थे। रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया, जैसे अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल किया, यूरिया आ गया, सुपर फास्फेट का इस्तेमाल किया गया, पोटेशियम सल्फेट पोटाश का इस्तेमाल किया गया, डाई अमोनियम फास्फेट नया एक रासायनिक खाद है उसका इस्तेमाल किया गया, पोटेशियम नाइट्रेट का विकास किया गया, उपयोग किया गया। इन सभी जो मैंने खाद के नाम बताए, अमोनियम सल्फेट हो, चाहे यूरिया हो, चाहे DAP हो, चाहे पोटेशियम सल्फेट हो, पोटाश जिसे कहते हैं, अमोनियम डाई फास्फेट, ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं खेती के लिए प्रोडक्टिविटी बढ़ा रही थी, क्योंकि ये मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती थी। जैविक खाद का उत्पादन बढ़ाना, जैसे वर्मी कंपोस्ट, केचुए का खाद का उत्पादन, हरी खाद, इसके अलावा नीम की खली से खाद बनता है, सनई हेचा को सड़ाया जाता है, पत्तियों को सब्जियों को सड़ा करके गोबर का खाद, ये सभी जैविक खाद, इसको भी आगे बढ़ाया गया जिससे कि खेती में काफ़ी सुधार हो सके। रासायनिक कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग शुरू हो गया। आज तो भारत में बहुत सारी जगह इस्तेमाल करते हैं, पूरा भारत में ही होता है। और केमिकल जो चीज़ें जितनी भी सब केमिकल ही आ रही, हम लोग जितने भी चीज़ें खाते हैं सब केमिकल चीज़ों से बनी हुई है, सब में केमिकल का छिड़काव किया गया। कृषि यंत्रों का उपयोग, जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर और बुआई की मशीन जिसको सीड ड्रिल बोलते हैं, सीड को ड्रिल करने वाले सीड ड्रिल, कल्टीवेटर और प्लो, इतने सारे मशीनरी आ चुके हैं कि इन सबका इस्तेमाल किया गया, जिससे कृषि की उपज में काफ़ी तरक्की हुई और गति बढ़ी। फसलों की सिंचाई के लिए नलकूप, नहर, तालाब आदि बनाने का कार्य किया गया। नलकूप, नहर, तालाब, सारी की सारी चीज़ें लगभग बनाना शुरू हुई, तो इससे काफ़ी फायदा हो गया और यही हरित क्रांति का मेन फायदा उद्देश्य था। अब बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कृषि कार्य में कृषि के साथ साथ रिक्त स्थान शामिल होता है। क्या शामिल होता है? तो भाई बार बार बात कर रहे थे हम लोग, पशुपालन भी शामिल होता है। तो कृषि के साथ क्या क्या शामिल होता है? पशुपालन। गन्ना भारत की किस तरह की फसल है? इसे नकदी फसल भी बोलते हैं और व्यापारिक फसल भी बोलते हैं। तो एक नकदी फसल का एग्जाम्पल है। चावल के लिए रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान की आवश्यकता होती है। किस चीज़ की आवश्यकता होती है? चावल के लिए कैसी गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। चावल के लिए अच्छी वर्षा की आवश्यकता होती है। तो अधिक गर्मी की आवश्यकता होती है, गर्म जलवायु, और अधिक पानी की, तो अधिक गर्मी और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। किसके लिए? चावल की खेती के लिए। खरीफ की फसलें रिक्त स्थान में बोई जाती है। खरीफ कब बोई जाती है? जब देश में मानसून आता है, जून जुलाई के में मानसून के प्रारंभ में, वर्षा ऋतु के प्रारंभ में की जाती है, बोई जाती है, और शीत ऋतु के प्रारंभ में काट ली जाती है। ये तो हमने पढ़ा है। भारत में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन कौन सा है? नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। तो नलकूप, नहर जो है उससे सिंचाई होती है। तो भारत में सबसे प्रचलित जो संसाधन है वो क्या है? और नहर आपका सबसे प्रचलित संसाधन है। कहीं पर एक दो जगह नलकूप भी मिलता है। नलकूप से भी भारत में बहुत ज़्यादा खेती होती है, या कुएं से बोलते हैं, कुएं से बहुत ज़्यादा खेती होती है। लेकिन जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इन राज्यों में नहरों से सिंचाई ज़्यादा होती है। भारत के कुछ राज्य जहाँ पर नहरों की समस्या है, नहरें नहीं है, वहाँ पर कुओं से, नलकूपों से ज़्यादा सिंचाई होती है। अब राजस्थान में जाओगे तो तालाब सिंचाई का ज़्यादा आपको मिल जाएगा। हर एक राज्य का अलग अलग है, लेकिन जो प्रचलित पद्धति जो आजकल प्रचलित होती है, नहर सिंचाई बहुत ज़्यादा आगे, लेकिन प्रचलित की जगह प्राचीन आ जाता तो फिर पुरानी वाली सिंचाई का इस्तेमाल किया जाता है। कि पुरानी सिंचाई का तरीका जो है, गड्ढे खोद कर तालाब बना के सिंचाई की जाती थी, या कुएं खोद कर सिंचाई की जाती थी। तो इसका यहाँ पर सही उत्तर जो रखा गया वो नहर सिंचाई है। तो नहरों के माध्यम से सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित सही जोड़े बनाइए। फसल और समय की बात करें। फसल, समय कौन सा है और फसल कौन सा है? तो फसल का समय बताइए। रबी की फसल कौन सी है? क्या चावल रबी की फसल है? तो चावल नहीं रबी की फसल है। रबी की फसल तो गेहूँ है। तो गेहूँ रबी की फसल है, जबकि चावल नहीं है। तो खरीफ की फसल कौन सी है? खरीफ की फसल चावल है।
और जायद की फसल खरबूज है, तो ये सही जोड़ी है। रबी की फसल जो है वो गेहूं इसलिए है क्योंकि रबी की फसल कब उगाई जाती है, अक्टूबर नवंबर में गेहूं उगता है। और खरीफ की फसल चावल क्यों, क्योंकि वो मानसून के आगमन पर शुरू होती है, इसलिए ये सही इसका आंसर होगा। तो ये आंसर हो गया आपका सही। रबी की फसल गेहूं, खरीफ की चावल, जायद की खरबूज, बिल्कुल सही है। ये सही जोड़ी मिलानी थी। बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन था जिसका उत्तर भी आपने जान लिया होगा। अब आपको 8वां क्वेश्चन बनना, सत्य और असत्य बताना, कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसको भी कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सोनारा और सरबती धान की उन्नत किस्में है। क्या धान के उन्नत बीजों का नाम है ये? तो मैं आपको बता दूं ये तो गेहूं के बीज है भाई, धान के तो नहीं है। सोनारा सरबती ये तो गेहूं के उन्नत बीज है, तो गेहूं की और धान का पूछा, इसका मतलब ये तो असत्य है। तो पहला वाला क्या है, सत्य नहीं है, पहला वाला असत्य है, बिल्कुल गलत है। खाद्य संरक्षण के लिए शीत घरों का निर्माण किया गया है, सरकार बिल्कुल कर रही है, और ये बिल्कुल 100% सत्य है। तो दूसरा वाला क्या हो गया, सत्य है। चकबंदी में किसानों के खेत अलग अलग बिखेर दिए गए हैं। चकबंदी में किसानों के खेत बिखेरे नहीं जाते, जबकि किसानों के खेत संवारे जाते हैं, एक साथ जोड़े जाते हैं, आसपास कर देते, तो असत्य है। उत्तर भारत में नहर सिंचाई एक प्रमुख साधन है। उत्तर भारत का अगर क्वेश्चन पूछा जाए, नहर सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है, तो बिल्कुल नहर सिंचाई तो यहाँ पर होती ही है, तो ये आपका सत्य है। उत्तर भारत मतलब बिहार पंजाब की बात हो रही है, तो नहर यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। तो ये आपके सारे के सारे कॉलम सच हो जाते हैं, और ये हमारा 8वां क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और सॉल्यूशन इसके साथ समाप्त होता है। दोस्तों जो भी वीडियो हम बना रहे हैं YouTube पे आपको मिल जाएंगे। YouTube पे अगर आपको नहीं मिलते या समस्या हो रही ढूंढने में, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट का नाम है magnetbrains.com। आप जैसे हमारी वेबसाइट पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको मिलेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, जो आपको देता है सभी प्रकार के कोर्सेज बिल्कुल फ्री। जैसे कौन कौन से कोर्सेज, CBSE कक्षा नर्सरी से लेकर के 12वीं तक बिल्कुल फ्री है। अगर आपका इंग्लिश मीडियम में कोई फ्रेंड या आपके कोई कलीग या परिवार में कोई भी बच्चा पढ़ता है, तो आप उसको बता सकते हैं कि बेटा देखो ये जो है KG नर्सरी से बिल्कुल ऊपर 12वीं तक IIT JEE तक पढ़ाई होती है। CUET की पढ़ाई की जाती है। CUET में दोस्तों जब भी आप 12वीं पास करोगे ना, 12वीं के बाद अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाना है, केंद्रीय विश्वविद्यालय पहुंचना है, तो CUET एक तरीका है, ये नया शुरू हुआ है, इसको ध्यान रखिए। CBSE में क्लास 7 टू क्लास 12 तक हिंदी मीडियम तक मिलेगा आपको। CBSE मतलब दोस्तों ये NCERT हिंदी मीडियम का होता है, CBSE से घबराइए ना। UP बोर्ड आपको मिल जाएगा, बिहार बोर्ड मिल जाएगा, IIT JEE मिल जाएगा। तो हमको काम की क्या चीज़ है, UP बोर्ड हम पढ़ रहे हैं, UP बोर्ड पर टच करिए, फिर क्लास 8 पर क्लिक करिए। क्लास 8 पर क्लिक करने के बाद हमारा भूगोल है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है पृथ्वी हमारा जीवन, तो वॉच नाउ लिखा होगा। हर एक सब्जेक्ट के नीचे वॉच नाउ लिखा होता है। वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने वॉच ऑल वीडियो का ऑप्शन आ जाएगा, और सारे वीडियो की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ से लेक्चर को क्लिक करना है, और लेक्चर क्लिक किया और वीडियो हो गया शुरू। बहुत आसान तरीका है। आप वीडियो आप अपना नोट्स बनाइए, दोस्तों को बताइए, और कक्षा में टॉप करके दिखाइए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो क्लास 8 से क्लास 12 तक के UP बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल फ्री आप कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आपको हमारे वीडियो और हमारा जो चैनल है वो बहुत अच्छा लग रहा है, तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।